12th कॉमर्स न्यू सिलेबस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट बीके और इसका हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं 7th चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है और हर साल स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के रिविजन में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना के रख रही हूँ ताकि आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में इजी हो। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस लिखने हैं यहाँ पर बोर्ड पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जब फाइनल अकाउंट आपके पास बुक्स होगी तो मैं प्रैक्टिस उसमें से सॉल्व कर सकते हो। तो भी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 251 पर है, इसका वेटेज है 15 मार्क्स का, जो लास्ट ईयर तक के एग्जाम्स में आता था। इस साल पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है बट आपका 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आई थिंक वेटेज सेम ही रहने वाला है। तो इस चैप्टर का वेटेज 15 मार्क्स का है। 5 मार्क्स आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उसमें आपको एक बिल का फॉर्मेट पूछा रहता है एंड 10 मार्क्स के लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में मोस्टली जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज जो आपने 11th में की होगी, जो डेबिट आया क्रेडिट गया, बस वही फॉर्मेट याद रखना है यहाँ पर भी। प्लस इसमें लेजर पूछते हैं, इसमें आपको कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर। और लेजर भी आपको हर समय नहीं पूछा है, कुछ कुछ सम्स में पूछते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है मीनिंग से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सपोज टेक एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए इसने गुड्स सेल किया, ये हो गया आपका सेल, और मिस्टर बी इसने गुड्स परचेस किया, ये हो गया आपका परचेस। अब अगर कैश में डील हो जाता तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलर परचेसर ने कैश पे किया, गुड्स बेचा खरीदा हो गया। बट इनकेस अगर क्रेडिट पे मिस्टर ए ने सेल किया मिस्टर बी को, अब मिस्टर बी ने बोला कि मैं आपको 3 मंथ बाद पे कर दूंगा, तो अगर पहचान वाला है तो ओके, हम लोग उसको डेटा की लिस्ट में डाल देंगे कि हमको ये पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इन केस अगर ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूँ। तो मिस्टर बी ने बोला कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट लिख कर देती हूँ, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है, मिस्टर बी आपको रिटर्न में लिख कर दे रहा है कि मैं इस डेट पर आपको इतने इतने पैसे पे कर दूंगा, और इन केस अगर मैं नहीं पे कर पाया उस डेट पे तो आप मेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग या कोई भी एक्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, मिस्टर ए सिक्योर हो जाएंगे कि इन केस मिस्टर बी ने पे नहीं किया तो उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे वो मिस्टर बी पर केस कर सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए ड्रॉ कर देता है बिल, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो हमेशा याद रखने के लिए जब भी सेलर जो होता है ना वो ड्रॉवर होता है। आप अगर सोचोगे कि मिस्टर बी ड्रॉ करके फिर मिस्टर ए को देगा, जो सेल कर रहा है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है और वही बिल देता है, इसलिए मिस्टर ए हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉवर। तो ड्रॉवर बिल बनाएगा, मिस्टर बी को देगा, मिस्टर बी उस पर साइन करेगा और वापस रिटर्न करेगा, मिस्टर बी हो जाएगा ड्रॉवी। हर क्वेश्चन में आपको ड्रॉवर और ड्रॉवी पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड्रॉवर कौन होता है, जो गुड्स सेल कर रहा है, जिसने बिल बनाया मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी ने साइन किया, एग्री किया सारा कंडीशन और वापस मिस्टर ए को दे दिया। अब बिल मिस्टर ए के पास ही रहेगा जब तक कि ड्यू डेट नहीं आ जाती। तो मिस्टर ए ड्रॉवर, मिस्टर बी ड्रॉवर। जो सेलर होता है वो होता है ड्रॉवर और जो परचेसर होता है वो होता है ड्रॉवर। तो हमारे सेकंड पे आते हैं पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर कौन होता है, सेलर। जो गुड्स सोल्ड कर रहा है वही बिल बना कर देता है, और जो गुड्स परचेस कर रहा है वो हो जाता है ड्रॉवर। अब थर्ड पार्टी है पे। सपोज मिस्टर ए ने बोला कि ड्यू डेट पे मुझे पे करने की बजाय मुझे मिस्टर सी को पे करना है और वो आपके घर के बाजू में ही रहता है, तो मैं बिल उसको दे देता हूँ, आप डायरेक्टली उसको पे कर देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई मिस्टर सी। तो यहाँ पे मिस्टर सी कौन हो जाएगा, पे, क्योंकि मिस्टर ए को मिस्टर सी को पे करना था, तो उसने बोला कि मैं मिस्टर बी से लूंगा फिर जाकर मिस्टर सी को दूंगा, इसकी वजह मिस्टर बी डायरेक्टली मिस्टर सी को पे कर सकता है। तो हमारी 3 पार्टीज आ गई, मिस्टर ए ड्रॉवर, मिस्टर बी ड्रॉवी एंड मिस्टर सी पे। अब ये जो पे है ना वो हर समय आए ऐसा जरूरी नहीं है, हर बिल में आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्रॉवर एंड पे सेम होता है, जो बिल बनाकर दे रहे हैं हमको उसी को पे करना है। तो यहाँ तक आपकी 3 पार्टीज हुई, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। अब ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्वेश्चंस कौन से आते हैं एग्जाम में। आपको एक बिल का फॉर्मेट आएगा कि बिल किस तरह से बनाते हैं,
उसके ऊपर डेट लिखी होगी, कंडीशंस लिखी होगी और उसके बाद ड्रॉ साइन करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये ऑप्शनल होता है, मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे रहेंगे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स पूछे रहते हैं, तो अगर आपको बिल का फॉर्मेट अटेम्प्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बिल का फॉर्मेट हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो आता है 10 मार्क्स के लिए। या तो आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछेंगे या फिर जनरल एंट्रीज विद लेक्चर पूछेंगे। अब जो जनरल एंट्रीज है ना वो दोनों की बुक में पूछते हैं, ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉवर की बुक में। जब आप सेल कर रहे हो गुड्स वो वाली जनरल एंट्रीज है, जब आप परचेस कर रहे हो तो एज ए ड्रॉ भी आप क्या जनरल एंट्री पास करोगे। लेकिन जनरल एंट्रीज के पहले एक और बेसिक चीज जाननी है हमको, वो होती है ड्यू डेट। अब यहाँ से आपको एडजस्टमेंट बुक में लिखना है। इन सब के मीनिंग्स तो ठीक है क्लियर हो गए, तो ये चीज आप एडजस्टमेंट में लिख लेना कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर कौन होता है, और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट बुक में, क्योंकि हर सब में आपको ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। अब ड्यू डेट क्या होता है, सपोज मैंने बिल बनाया 1 अप्रैल 2019 को और मैंने इसको बोला कि ठीक है भाई 3 मंथ्स बाद मुझे पे करना है, तो 1 अप्रैल के बाद 3 मंथ्स आ जाएगा 1 जुलाई 2019। अब मैं 3 डेज का ग्रेस दूंगी, 3 डेज ग्रेस इसलिए कि अगर आप 1 जुलाई को नहीं पे कर सकते तो 3 दिन का टाइम पीरियड लेते हैं, तो हम यहाँ पे 3 डेज ऐड कर देंगे। तो हमारी जो ड्यू डेट आएगी वो हो गई 4 जुलाई 2019। अगर इस डेट पे भी ड्रॉ भी पे नहीं कर पाया तो आप इस डेट के बाद उसके ऊपर केस कर सकते हो, उसको बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब वो डेट जब तक आपको ड्रॉइंग पे कर देना चाहिए, मतलब ड्रॉइंग उस डेट तक आपको पे कर दे। ये ड्यू डेट निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि आपको जब जनरल एंट्रीज पास करते हो तो जब बिल हॉनर होता है, तब जब बिल मैच्योर होता है उसकी जनरल एंट्री पास करके आपको ये डेट लिखनी पड़ती है, तो आपको हर सब में ड्यू डेट निकालना ही पड़ेगा। तो ड्यू डेट निकालते कैसे, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट डेट ऑफ बिल, जो आपको सामने दिया रहेगा कि कौन सी डेट पे उसने बिल इश्यू किया, कितने पीरियड के लिए इश्यू किया, तो उस पीरियड को ऐड किया। जैसे हमने एग्जांपल दिया था 1 अप्रैल 2019, ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल। पीरियड हमारा था 3 मंथ, अभी मंथ में रहेगा ना पीरियड, तो ये मंथ के साथ ही ऐड है, तो यहाँ पे 3 ऐड किया, तो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट आ गई 1 4 + 3 7 2019। अप्रैल मई जून जुलाई 3 मंथ। उसके बाद हम देते हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस, और हर सम में 3 डेज ही रहता है, सिर्फ 3 डेज ही रहेगा ग्रेस का, कभी किसी सम में चेंज नहीं होता। ये पीरियड चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, लेकिन ग्रेस डेज चेंज नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे डेज है, तो हम यहाँ पे डेज के साथ में ऐड कर देंगे, तो 3 + 1 4, तो जुलाई का जुलाई ही रहने वाला है 2019। ये आ गई आपकी लीगल ड्यू डेट। तो जब हम पीरियड ऐड करते हैं तो वो बोलती है नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब इस डेट तक तो उसको पे कर देना चाहिए था। 3 डेज हमने एक्स्ट्रा लिए कि भाई अगर 2-3 दिन में अरेंजमेंट करना है तो 3 डेज में अरेंज करके ले, तो यहाँ पर आ गई आपकी लीगल ड्यू डेट। अब इस डेट पे भी अगर ड्रॉइंग नहीं पे कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। आप नॉमिनल ड्यू डेट पे केस नहीं कर सकते, आपको 3 डेज के लिए वेट करना ही पड़ता है। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बिल और ड्यू डेट कैसे निकालते। अब ये सब एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक प्रॉपर सम करके दिखाऊंगी ड्यू डेट का एग्जाम्पल के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन केस अगर मेरी जो लीगल ड्यू डेट है, सपोज 4 जुलाई की जगह मैंने पीरियड वगैरह चेंज किया और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त आप सबको पता है कि पब्लिक हॉलिडे है, तो इस डेट पे क्या होगा, बिकॉज लीगल ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलिडे, टेक अ डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग पब्लिक हॉलिडे। अगर आपको पता है कि लीगल ड्यू डेट 15 अगस्त आने वाली है, तो हम लीगल ड्यू डेट क्या कंसीडर करेंगे, 14 अगस्त, क्योंकि ये हॉलिडे आपको ऑलरेडी पता है और इस डेट के टाइम पे ना तो बैंक ओपन रहता है ना तो कोर्ट्स वगैरह ओपन रहते हैं, तो हम ये डेट कंसीडर नहीं करके इसकी एक दिन पहले की डेट कंसीडर करेंगे। पब्लिक हॉलिडे मींस 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड संडे। अब आप 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को ये पहचान सकते हैं, संडे आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा कि वो डेट संडे है या नहीं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं। तो अगर संडे या पब्लिक हॉलिडे आता है तो हम क्या करेंगे, उसके एक दिन पहले की ड्यूटी करेंगे। बट इन केस अगर इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर करें, जैसे किसी पॉपुलेशन की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हो गया, सपोज अगर 4 जुलाई को इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर किया, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उस दिन इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक दिन बाद की डेट, क्योंकि हमको ये हॉलिडे पहले से पता ही नहीं था। तो जब हम 4 जुलाई को कोर्ट में गए तब पता चला तो इमरजेंसी हॉलिडे, तो हम लोग एक दिन बाद की ड्यूटी करेंगे 5 जुलाई। तो जब आप क्वेश्चन करोगे, सम्स करोगे, तो इन केस अगर आपका जो ड्यू डेट है वो आता है 15 अगस्त, तो
हम वहाँ पर डेट क्या लिखेंगे 14 अगस्त। आपको पता है जनरल एंट्री में डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट, डेबिट, क्रेडिट, तो डेट के कॉलम में आप क्या लिखोगे 14 अगस्त। और इन केस अगर जो ड्यू डेट है, जो लीगल ड्यू डेट है, वो इमरजेंसी हॉलीडे है तो हमें उसके एक दिन बाद की डेट लेंगे। टेक अ डे इमीडिएटली सक्सीडिंग इमरजेंसी हॉलीडे। सक्सीडिंग मतलब एक दिन बाद की और प्रीसीडिंग मतलब एक दिन पहले की। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ से सब कुछ एडजस्टमेंट बुक में ही लिखना। हम अपने नॉर्मल बुक में सम सॉल्व करना शुरू करेंगे डायरेक्टली। ड्यू डेट का सबका भी पार्ट है एडजस्टमेंट बुक में, ताकि आप लोग लास्ट में ये सब चीजें रिवाइज कर सको। तो अब तक हमने देखा ड्यू डेट, अगर लीगल ड्यू डेट हुई तो क्या करना है, अगर पब्लिक हॉलीडे हुआ तो क्या करना है, इमरजेंसी हॉलीडे क्या हुआ। अब जो पीरियड होता है ना, जो ड्यू डेट के लिए पीरियड होता है वो दो टाइप में है, या तो आपको आफ्टर डेट दिया रहेगा या तो आफ्टर साइट। आफ्टर डेट मतलब जिस दिन आपका बिल बना तब से आपको पीरियड काउंट करेगा। आफ्टर साइट मतलब जैसे मैं ड्रॉवर, मैं मुंबई में हूँ, मैंने बिल बनाया और पूना में ड्रॉवी को सेंड किया, तो पूना में ड्रॉवी को 2 दिन बाद में मिलेगा या 3 दिन बाद में मिल सकता है बिल, अगर मैंने कुरियर से सेंड किया तो जब ड्रॉवी देखता है ना बिल को, मतलब जब वो सी करता है साइट, जब उसको देखता है तब हम वहां से पीरियड काउंट करेंगे। तो आफ्टर साइट का मतलब होता है जिस दिन बिल बना उस दिन से डेट नहीं लेनी है, जिस दिन ड्रॉवी ने फर्स्ट टाइम बिल को देखा उसके बाद से हमको बिल और उसके बाद से हमको पीरियड कंसिडर करना है। अब इसके अलावा आफ्टर डेट या आफ्टर साइट में या तो पीरियड्स आपको मंथ्स में दिए थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पे बताया, कभी कभी पीरियड्स आपको डेज में भी दिए रहेंगे तो हमको डेज काउंट करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली वहां पर ऐड नहीं कर सकते कि 31 दिया तो चलो 1 में हम लोग ऐड कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी या तो मंथ्स में दिया रहेगा या तो पीरियड में दिया रहेगा। अब जो आफ्टर डेट है ना, उसका पीरियड हम स्टार्ट करेंगे, पीरियड ऑफ अ बिल शुड बी काउंटेड फ्रॉम अ डेट ऑफ बिल। जैसे ये वाला सम था, जिस दिन डेट था बिल का उस दिन से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आफ्टर साइट किया रहेगा तो पीरियड ऑफ अ बिल शुड बी काउंटेड फ्रॉम अ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, व्हिचएवर इज अर्लियर। जब उसको बिल प्रेजेंट हुआ या जब उसने बिल एक्सेप्ट किया, उन दोनों डेट में से व्हिचएवर डेट इज अर्लियर वो लेंगे हम डेट ऑफ बिल। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि ड्यू डेट कैसे काउंट करनी है और लीगल ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे या इमरजेंसी हॉलीडे हो तो क्या। अब ये जो पार्ट है हम भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखना है यहाँ पे, आफ्टर साइट के टाइम पर हमको क्या क्या लेना है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जब उसने एक्सेप्ट किया एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन जब उसको बिल फर्स्ट टाइम मिला। ऑब्वियसली जब उसको बिल फर्स्ट टाइम मिलता है ना, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन वही सबसे अर्लियर आता है, तो मोस्टली हम लोग डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ही लेते हैं। बट बुक में आपको ये वाला स्टेटमेंट लिख कर दिया है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जब उसने एक्सेप्ट किया या जब उसको बिल फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुआ, उन दोनों में से अर्लियर है। जब उसको बिल प्रेजेंट होगा तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, इसलिए जनरली हम लोग डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ही लेते हैं। तो इसका एक सम देख लेते हैं ताकि आपका ड्यू डेट क्लियर हो जाए और उसके बाद हम चलेंगे मेन क्वेश्चंस पे। तो हम ड्यू डेट पे सम देख लेते हैं। मैंने 5 अलग अलग कंडीशंस के साथ में 5 यहाँ पर चीजें कवर की हुई है। फर्स्ट है आपका 5 अक्टूबर 2010 डेट ऑफ बिल, 3 मंथ का पीरियड है। आफ्टर डेट, अब आफ्टर डेट है तो हमको डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। हमेशा आपको फॉर्मेट यही रखना है, डेट ऑफ बिल एड पीरियड, यहाँ मिलेगी आपको नॉमिनल पीरियड, फिर ऐड करना है 3 days ग्रेस डेज, यहाँ मिल जाएगी आपको लीगल ड्यू। तो हमारा फर्स्ट केस में पीरियड ऑफ अ बिल है 5 अक्टूबर, 3 मंथ, तो मंथ के यहाँ पर ऐड करिए 3 मंथ। अब मंथ ऐड करते हैं ना, ये ध्यान रखना अक्टूबर में 3 ऐड किया जाता है तो हो जाएगा 13, और हमारे किसी भी ईयर में 13 मंथ नहीं होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 5th जनवरी, और यहाँ पर ईयर चेंज हो जाएगा क्योंकि जनवरी आ गया। तो ब्लाइंडली ऐड मत कर देना कि यहाँ पर हमने 5/30/2011 लिख दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अक्टूबर के बाद 3 महीने आपके जनवरी में आते हैं। अब अगर दिसंबर तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर 3 हो रहा है तो आपका दिसंबर से ज्यादा पहुंच जाएगा। अब 3 days ऑफ ग्रेस, तो ये आपका डेज है, डेज के साथ में 3 ऐड करोगे, 8 जनवरी 2011 हो गया आपका लीगल पीरियड। सेकेंड केस में आपको दिया हुआ है डेज का, हम सेकेंड करते हैं। सेम ये फॉर्मेट, डेट ऑफ बिल,
अब यहाँ पर डेट ऑफ बिल दिया हुआ है और ये भी आफ्टर डेट है, तो हमको डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और एक्सेप्टेंस देखने की जरूरत नहीं है। 12 मार्च 2010। अब यहाँ पे जो पीरियड है वो है 45 डेज। अब 45 डेज हमको काउंट करने पड़ेंगे। मार्च में 12 मार्च से 45 डेज कितना, अब मार्च में आपके पास कितने दिन बचे हैं? मार्च में टोटल होता है 31 डेज, उसमें से 12 दिन बाद तो आपने बिल बनाया है, तो 19 दिन बच गए मार्च में, मतलब 31 मार्च तक आपके सिर्फ 90 डेज ही हो रहे हैं। फिर हम जाएंगे अप्रैल में। अप्रैल के कितने दिन लेने पड़ेंगे? हमको चाहिए 45 डेज। 19 डेज तो आपके मार्च में काउंट हो गए, तो अप्रैल के और लगेंगे आपको 26 डेज। वो कैसा आया? 45 में से 19 तो यहाँ करोगे, 26 अप्रैल आपका लीगल नॉमिनल ड्यू डेट आएगा। अब डेज क्या काउंट किया हमने? 12 मार्च को हमने बिल बनाया, मतलब 12 दिन तो जा चुके हैं, मार्च के बचते हैं 19 दिन, लेकिन हमको चाहिए 45 डेज, तो हम अप्रैल के 26 डेज भी लेंगे। तो ये दोनों ऐड करके आपका टोटल हो जाता है 45। तो हमारा यहाँ पर आएगा पीरियड। अब डेज के लिए इसमें आप मंथ के साथ ऐड नहीं कर सकते, आपको सिर्फ लिखना है 45 डेज। नॉमिनल ड्यू डेट ये हो गया यहाँ पर 26 अप्रैल। यहाँ पे भी 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना ही है। अप्रैल 2010 जो होगा आपका लीगल ड्यू डेट होगा। डेज का ये वर्किंग नोट एक बार साइड में बना लेना कि हमने डेज को किस तरह से काउंट किया। जब भी आपको डेज दिया रहेगा, हमको लिटरली डेज काउंट कर देंगे। मार्च में 19 दिन और बचे, हमको 45 चाहिए, फिर हम लोग अप्रैल के 26 डेज ले ली। अब चलते हैं थर्ड बिल पे। थर्ड बिल है आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, whichever is earlier, जनरली दोनों सेम रहते हैं, या फिर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ही अर्लियर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ प्रेजेंटेशन लेंगे, whichever is earlier होगा 15 मई 2019। स्टार्ट करते हैं 15 मई 2019 डेट ऑफ बिल। ये है आफ्टर साइट बिल, तो भाई 15 में 3 मंथ्स, यहाँ पर पीरियड ऐड करेंगे। अब जो ये नॉमिनल ड्यू डेट आई है ना, वो 15 अगस्त है, पर हमको उससे कुछ नहीं करना है। हमको लीगल ड्यू डेट से मतलब है कि वो पब्लिक हॉलिडे है या नहीं। नॉमिनल ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे हो सकता है। इसके साथ हम ऐड करेंगे ग्रेस डेज। यहाँ पे आपका लीगल ड्यू डेट तो पब्लिक हॉलिडे नहीं है, तो ये चलेगी। उसके बाद आते हैं फोर्थ स्टार्ट पे 29 अगस्त 2010, 2 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब 29 अगस्त और 30 अगस्त, whichever is earlier, that is 29 अगस्त। Again, date of bill 29 August 2011, add period 2 months 29 October, ये हो गया नॉमिनल ड्यू एंड ग्रेस डेज। जब डेज काउंट करते हो ना, ग्रेस डेज, तो 29, 30, 31, 32, 3 दिन ऐड करेंगे, हमें 32 अक्टूबर में लिख देना। हम जब डेज ऐड करेंगे तो 30 और अक्टूबर में कितना होता है 31 डेज। तो अभी हम डेज ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड। अब डेज ऐड करते हैं ब्लाइंडली 29 प्लस 30 मत कर देना, वो 32 हो जाएगा। किसी भी मंथ में 32 नहीं होता। 29 अक्टूबर के बाद 3 दिन, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर। तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी 1 नवंबर 2011, जो हो जाएगी आपकी लीगल ड्यू डेट। ऐड करना है वो सब ठीक है, क्या पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन रखना कि अभी हम लोग जब ऐड करते हैं तब मंथ आपके 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, डेज आपके 31 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं 5th सम पे। हम स्टार्ट करेंगे 5th सम
23 अक्टूबर, ये है आफ्टर डेट बिल, मतलब हमको 23 अक्टूबर ही लेना है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं देखना है। अभी इस सब में मैंने कौन कौन सी डेट की है ना, उस पे बॉक्सेस बने हैं। आफ्टर डेट रहेगा तो हमको डेट ऑफ बिल ही देखना है, और आफ्टर साइट रहेगा तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हिचएवर इज हॉलिडे। तो फिफ्थ सम में आपका है 23 अक्टूबर, तो डेट ऑफ बिल हो जाएगा आपका 23 अक्टूबर 2010। अब पीरियड है उसका 3 मंथ। अब यहाँ पर भी अक्टूबर के बाद 3 मंथ मतलब 13 हो जाता है, तो हम क्या लेंगे 23 जनवरी 2010। इसके बाद आपको 3 दिन ग्रेस के ऐड करना है। यहाँ पर 3 दिन ग्रेस के ऐड किया तो आ जाता है 26 जनवरी 2010, जो कि है पब्लिक हॉलिडे। तो हमारा लीगल ड्यू डेट क्या होगा, एज इट इज पब्लिक हॉलिडे लीगल ड्यू डेट will be एक दिन पहले का दिन, दैट इज 25 जनवरी 2011। आप सम सॉल्व कर रहे हैं, 25 जनवरी को ही कंसीडर करोगे, 26 जनवरी को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ तक हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स देखे, उसमें आफ्टर साइट, पब्लिक हॉलिडे वाला सम, इन केस अगर इमरजेंसी हॉलिडे, सपोज ये 1 नवंबर को इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर करो तो कुछ नहीं करना है, लीगल ड्यू डेट क्या चाहिए 2 नवंबर 2011। बस ये सेंटेंस लिखना है कि एज इट इज एन इमरजेंसी हॉलिडे वी आर टेकिंग लीगल ड्यू डेट एज 2 नवंबर 2011। बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही रहना है। अभी कुछ सम्स मैं आपको दे रही हूँ ड्यू डेट के सॉल्व करने के लिए, तो वो सॉल्व करके आप मुझे पिक्स सेंड कर देना। अगर आपका ड्यू डेट क्लियर हो जाता है तो हम स्टार्ट करेंगे सम्स से। अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ये चैप्टर काफी लेंथी है, लेंथी इन द सेंस इसमें आपको अलग अलग कंडीशंस दी है। जैसे बिल है तो जो ड्रॉवर है 3 मंथ तक या तो अपने पास रख सकता है बिल्कुल, और फिर 3 महीने बाद ये जो लीगल ड्यू डेट है उस पर जाकर ड्रॉवर को देगा, ड्रॉवर उसको पैसे देगा। या फिर इन केस अगर ड्रॉवर को बहुत जल्दी पैसे चाहिए, वो 3 मंथ तक वेट नहीं कर सकता, ड्रॉवर को तो नहीं बोल सकता क्योंकि उसने तो 3 मंथ का पीरियड दिया है उसको, क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बिल देगा, बैंक अपना कुछ कमीशन कट करने के बाद अमाउंट दे देगी, और ड्यू डेट पे बैंक दे जाएगी ड्रॉवर के पास। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। उसी तरह से अलग अलग 4 से 5 कंडीशन है कि वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, और उसके हिसाब से आपकी जर्नल एंट्रीज चेंज होती जाती है। स्टार्टिंग की 2 जर्नल एंट्रीज हर सम में सेम रहने वाली है, उसके बाद वो बिल के साथ क्या करते हैं उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज चेंज होती है। अब बिल ड्यू डेट पे या तो ऑनर होगा, मतलब ट्रॉफी पैसे दे देगा, या तो डिसऑनर होगा, मतलब ट्रॉफी पैसे नहीं देगा। उस केस में भी क्या होगा, तो ये चैप्टर प्लीज बहुत ध्यान से करना। पहले आप लोग लीगल ड्यू डेट ड्यू डेट क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे की चीजें देखते हैं। ओके, ये आपके होमवर्क सम्स है, 5 सम्स, और ऑलमोस्ट सारी डिफरेंट चीजें लिखी है यहाँ पर, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, डेज वाले सम्स, मंथ वाले सम्स। तो ये ट्राई करके मेरे को पिक सेंड कर देना। ओके, अब तक आई होप आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक्स तो क्लियर हो गया होगा। फिर ये होमवर्क चेक करने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि आपको ड्यू डेट के बारे में डिटेल में बतानी है या आगे एग्जाम पे क्वेश्चन करनी है। अब ये जो सम्स है ना, इसके पहले का जो सम था, ये जो सम है वो आपको नॉर्मल बुक में ही सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट में सिर्फ ड्यू डेट का फॉर्मेट लिखना है, और वो जो नेट ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेज जो लिखा है सिर्फ उतना ही। क्वेश्चन जो इसके पहले का सॉल्व किया था और जो भी सॉल्व करें आपको नॉर्मल बुक में ही सॉल्व करना है। मैं आपको हर जगह लिख कर दूंगी कि आपको एडजस्टमेंट बुक में क्या लिखना है और सम्स कहाँ पर लिखना है।